आज के भी लेक्चर में हम लोग का प्रॉब्लम जो है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही है। पिछले के लेक्चर में हमने आपको दो चीज़ पढ़ा रखा था, एक बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और सेकंड हमने आपको बताया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। आज का भी जो हमारा लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा तो जनरली एनसीईआरटी कहीं नहीं दिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन मिसलिनियस में ये डाल दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मिसलिनियस बनाते भी नहीं होंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो आज सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से इन्वॉल्व हैं वो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बिहार बोर्ड में भी आते रहता है, तो प्रैक्टिस सब लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कस करते हैं। दो तीन क्वेश्चन बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। दे रखा है a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देन हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा कॉस n थीटा। ये दे रखा है, इस बेसिस पे इनको प्रूफ करना है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग का पीएमआई का आने वाला है। पीएमआई का मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग n को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। n के प्लेस पे हम लोग 1 रखेंगे, तो रखते हैं n के प्लेस पे 1। तो a का पावर 1 a ही होता है, फिर इस 1 को हम लोग यहां से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे हम लोग। कॉस थीटा साइन n के प्लेस पे 1 आ गया, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख रहे हैं कि जैसे ही हमने n का वैल्यू 1 रखा तो ये दिए हुए एक्सप्रेशन के बराबर आ गया। यानी कि एक लाइन हम यहां लिखते हैं, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब यहां समझिए करना क्या है। जैसे कोई भी पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न में टोटल 10 टर्म है और आपसे पूछा जा रहा है कि उस पैटर्न का 10वां टर्म एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, आप दिखाओ। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म से लेके 11th टर्म तक दिखा दिया, तो एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 10वां टर्म भी उस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये n मेरे को दिखाना है, हम टारगेट सेट करेंगे कि n+1 तक ये ट्रू है। जैसे n का वैल्यू 10 है तो हम दिखाएंगे कि 11 तक ट्रू है। तो 11 तक ट्रू है मतलब फर्स्ट 10 टर्म के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां टारगेट हम लोग सेट कुछ ऐसा करेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूफ दैट RTP a टू दी पावर n+1। अब जो मेरा n था वो n+1 हो गया, तो जहां जहां n है वहां वहां हम लोग लिखेंगे cos n+1 थीटा साइन n+1 थीटा माइनस साइन n+1 थीटा cos n+1 थीटा। दिस इज योर एम। ये अब आपका एम आ गया। मतलब हमें दिखाना है कि ये इनके बराबर है। जैसे ही ये इनके बराबर होगा तो दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। हम लोग 11th क्लास में इस चीज को सीखे थे कि P of 1 निकालते थे,
फिर n इज रिप्लेस्ड बाय k, मतलब द गिवन वेरिएबल इज कन्वर्ट इनटू अनदर वेरिएबल। तो n होता था, n को हम लोग रिप्लेस करते थे k में, देन हम लोग नया टारगेट सेट करते थे, रिक्वायर्ड टू प्रूफ दैट k+1। तो हम लोग यहां k में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा PMI तो पढ़ नहीं रहे, उनका एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उनके कुछ स्टेप को हम लोग यहां पर स्किप कर देंगे। डायरेक्टली हम लोग n को n+1 के लिए ट्रू दिखा देंगे, देन द गिवन एक्सप्रेशन इज वेरीफाइड हियर। तो यहां पे हमारा जो टारगेट मिला वो ये मिला a⁴n+1। तो a⁴n+1 को हमने लिखा a⁴n इंटू a⁴n का वैल्यू दे रखा है, a⁴n का वैल्यू क्या दे रखा है, cos n थीटा, क्वेश्चन यहां पे है, sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। नेक्स्ट a, तो a का वैल्यू हम लोग रख दें, a का वैल्यू यहां दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब मल्टीप्लाई करना है, a⁴n+1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है, cos n थीटा sin n थीटा, मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, cos n थीटा को मल्टीप्लाई किया गया cos थीटा के साथ, बीच में प्लस का साइन होता है बट यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, sin n थीटा इंटू sin थीटा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है cos n थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin n थीटा इंटू cos थीटा। sin n थीटा इंटू cos थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, sin n थीटा इंटू cos थीटा, फिर बीच में प्लस का साइन बट प्लस इंटू माइनस माइनस, cos n थीटा sin थीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस sin n थीटा sin थीटा प्लस cos n थीटा cos थीटा। मल्टीप्लीकेशन तुम लोग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो जो मल्टीप्लीकेशन का लेक्चर अपलोड किया गया है उसको अच्छे से सीखने का प्रयास करोगे। लेक्चर 3 में मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b, a का वैल्यू n थीटा, b का वैल्यू थीटा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b n थीटा प्लस थीटा। थीटा पहले लिखना था, बाद में n थीटा लिखना था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस b बराबर b प्लस a होता है। इस दोनों से हमने पहले तो माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद sin a cos b प्लस cos a sin b, इट विल बी sin a प्लस b। फर्दर cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b। एंड इन फाइनल स्टेप cos, इसमें थीटा कॉमन आ गया n+1, यहां पे भी थीटा कॉमन आ गया n+1। इस तरह से देख रहे हैं तो थीटा इस पूरे में कॉमन आते जा रहा है और जो हमारा रिजल्ट है वो बन गया
cos n प्लस 1 इंटू थीटा। इस तरह से हम देखें कि जो हमारा LHS पार्ट था ये RHS पार्ट के बराबर आ गया, यही हमारा एम था। तो लास्ट एक लाइन यहां लिखना होगा, इट इज ट्रू फॉर P ऑफ 1, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n प्लस 1, दैट इज वाई दिस वन इज वेरीफाइड हेयर। लास्ट एक लाइन हमें डाल देना होगा, इट इज ट्रू फॉर P ऑफ 1, इट इज ट्रू फॉर P ऑफ n प्लस 1, दैट इज वाई दिस वन इज वेरीफाइड। तो इसी तरह से हम लोग Pm का यूज प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका एनसीईआरटी के मिसलेनियस में दे रखा है। आप लोग आसानी से सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाना, ये 100% बनेगा। एक क्वेश्चन हम थर्ड ऑर्डर का भी बता देते हैं, हालांकि कुछ नया है नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन फिर भी एक थर्ड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सको। जो कॉन्सेप्ट हमारा सेकेंड ऑर्डर का था वही कॉन्सेप्ट थर्ड ऑर्डर का है। एक बार हम लोग पुरानी बातों को रिवाइज कर लें। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है, तो आंसर ये आता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई होने के बाद उनका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो ऑर्डर होगा प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। नेक्स्ट इसमें एक और भी बातें आती हैं कि चलो मल्टीप्लाई तो हो गया, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो कंडीशन था। तो मल्टीप्लाई करने का कंडीशन होता है जो पहले मैट्रिक्स दे रखा है जिससे हम लोग प्री मल्टीप्लायर करते हैं, उसको दूसरे मैट्रिक्स के 1 बाई 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा। वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग करना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन एक हम लोग डिस्कस करते हैं 17। इसका भी सॉल्यूशन सीख लें, बिल्कुल सेम है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, बट थोड़े से जो कमजोर बच्चे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, उनको भी फायदा मिलनी चाहिए, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है, n के जगह पे 1 रखना। तो n के जगह पे 1 रखना मतलब a का पावर 1 तो नहीं लिखेंगे, ये बेवकूफी है, तो डायरेक्टली क्या बन गया a। अब जहां जहां 1 है, n है, वहां वहां 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 3 का पावर 0 कितना होगा, तो 1 होगा, 1 होगा। तो प्रत्येक प्लेस पे 1 1 1 1 इस तरह से आ गया, यानी कि इट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है। फर्दर हम लोग टारगेट सेट करेंगे a का पावर n प्लस 1, RTP, इट मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूफ दैट। अब जहां जहां n था वहां वहां n प्लस 1 कर देंगे, तो n प्लस 1 आ गया। 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 1, n ये हमारा मिल गया। यानी कि अगर अब हम लोग इनको इनके बराबर दिखा दें तो आपका काम हो गया। ये हमारा फाइनल एम है, ये हमारा लक्ष्य है, इनको इनके बराबर दिखाना है। तो LHS a टू दी पावर n प्लस 1 लिखने वाले हैं, a का पावर n इंटू a का पावर n का वैल्यू यहां दे रखा है 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1 कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। बस इन सारे क्वेश्चन को एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि सारी बातें आपके दिमाग में रहे। टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहना है। अगर आप लोग को रिवीजन क्लास भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ताकि आपको रिवीजन क्लास भी मिलता रहे। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वे है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
3 का पावर n माइनस वन प्लस 3 का पावर n माइनस वन प्लस 3 का पावर n माइनस वन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ 3 टू द पावर n माइनस वन। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 टू द पावर n माइनस वन, 3 टू द पावर n माइनस वन, 3 टू द पावर n माइनस वन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम यही चीज मिलेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यही चीज मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। अब यहां देखना है हम लोगों को, एक ही तरह के टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। कितने बार ऐड कर रहे हैं? तो 3 बार ऐड कर रहे हैं। तो एक ही तरह के टर्म को जब हम लोग 3 बार ऐड करेंगे तो रिजल्ट होगा 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस वन, 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस वन, 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस वन। सेम चीज यहां पे भी होगा। इसको मतलब बिल्कुल कॉपी, जो ये है वो ये है, वही ये भी है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं 7th 8th क्लास में। बेस सेम है, पावर ऐड होगा। 3 का पावर 1 प्लस n माइनस वन, तो 1 और 1 कैंसिल, 3 टू द पावर n। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखा जाए तो इनका जो LHS पार्ट है वो अपने RHS पार्ट के बराबर आ गया। तो लास्ट में एक लाइन नहीं लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर P ऑफ 1, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n प्लस 1। फाइनली दिस वन इज वेरीफाइड हेयर। अब इस बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिस कर लेना होगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रैक्टिस कर लेना होगा। इसमें a बराबर ये जो लिखा है DIAG, ये बताता है डायगोनल, मतलब कोई भी थर्ड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका डायगोनल एलिमेंट है a, b और c। तो प्रूफ करना है a का पावर n बराबर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना होगा ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम न। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन PMI। अब हम लोग थोड़ा बहुत और भी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरी न्यूमेरिकल इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग क्वेश्चन भी बना सकोगे और थ्योरी भी सीखते चले जाओगे। पिछला जो हमारा थ्योरी था वो एंड था अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। कहाँ पे एंड हुआ था? तो अपवर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी बातें करेंगे। एक आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सीखना है हम लोगों को। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रेस का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बातें आएंगी तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स तब होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स A लिखा, A B C D E F G H I। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि इनका डायगोनल एलिमेंट्स है कौन। इनका डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग सबसे पहले निकाल लें। तो डायगोनल एलिमेंट्स इनका A है, E है और I है। तो इनका जो सम है ट्रेस TRACE ब्रैकेट A, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स का जो हम लोग ट्रेस निकालेंगे वो क्या होगा? A प्लस E प्लस I। ये बताएगा इस मैट्रिक्स के ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को बताएगा।
सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं 1 4 2 3। तो इनका जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, सपोज इसको हमने बी मान लिया, होगा 1 + 3 4 होगा। अगर हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, थोड़ा समझिए इस चीज को, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, अगर वो सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 होगा, अगर वो थर्ड ऑर्डर का है तो 3 होगा, अगर वो फोर्थ ऑर्डर का है तो 4 होगा। यानी कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फर्स्ट हमने लिया सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर यानी कि आप इसको लिख सकते हो I2, तो ट्रेस ऑफ I2 2 होगा। थर्ड ऑर्डर की अगर हम बातें कर लें, जिसे हम लोग I3 लिखते हैं, यानी कि ट्रेस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 3 होगा। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कभी कभी एग्जाम में आते रहता है, उसको ध्यान में रखना होगा। अब एक एक चीज एनसीईआरटी में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। और पढ़ने का मतलब सिर्फ बॉडी नहीं होता है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि हम कोई भी एग्जाम फेस कर सकते हैं। ये आपको खुद बिल्डअप करना होगा। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपके बुक में है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या एक तरह का ऑपरेशन होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो ट्रांस वर्ड है यह एक रूट वर्ड है, ट्रांस। तो ट्रांस का मतलब ही होता है इंटरचेंज। जैसे आप लोग पढ़ते हो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांस वर्ड का मतलब ही होता है इंटरचेंज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होगा इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम, मतलब जो रो है इट विल बी चेंज इन फॉर्म्स ऑफ कॉलम एंड वाइस वर्सा। जो भी कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम, यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं दैट इज Ri tends to Ci, Ri tends to Ci and Ci tends to Ri. First row first column, second row second column, third row third column. ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय a to the power dash या a to the power t। ए डैश या ए का पावर टी दोनों बताता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया, लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना है? m क्रॉस n है। बट आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इट विल बी n क्रॉस m होगा, क्योंकि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, तो ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। m क्रॉस n तो n क्रॉस m हो जाएगा।
इसको समझने के लिए एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लें। मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लिखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा। तो ये जो स्टेप्स है ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। जैसे एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 0 1 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रो है 3 कॉलम है। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ये चीज यहां से भी क्लियर हो रहा है। ऑर्डर m क्रॉस n था यहां पे, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया n क्रॉस n। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी हमें पढ़ना है। उसके पहले छोटा सा एक टॉपिक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, कंजुगेट। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो ये टॉपिक मिल जाता है। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो कंजुगेट जो वर्ड है ये आपका 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। थोड़ा समझिए कंजुगेट के बारे में। हम लोग मान लेते हैं z बराबर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z बराबर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो क्या होगा? a माइनस आई बी होगा। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम लोग चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो कह रहा है कि कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों निकालना है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लें। सपोज एक मेरा मैट्रिक्स ए है, 2 + 3i 4 i 6 7 + i 2 1 6 - i 1 + 2i। तो ये a टू दी जो पावर थीटा है, a टू दी जो पावर थीटा है, ये बताता है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें करना क्या है? ये जो भी मैट्रिक्स दे रखा है, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3, तो सबसे पहले ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज होगा, कंजुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर लें, इसमें इसका कंजुगेट लिख देते हैं। तो कंजुगेट क्या होगा? 2 - 3i। इनका कंजुगेट 4 है, 4 ही होगा। इनका कंजुगेट -i होगा। मतलब इसमें दोनों काम करना है। जैसे जो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिख दिए और साथ ही साथ कंजुगेट भी लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में विथ देयर कंजुगेट। तो 2 + 3i का कंजुगेट 2 - 3i। 4 रियल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर का कंजुगेट रियल नंबर जो है वही होगा, 4 होगा। इमेजिनरी नंबर का कंजुगेट अफेक्टेड होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब सेकंड रो, ये सेकंड रो है, इसको लिखेंगे सेकंड कॉलम में 6। ये जो 7 + i है ये होगा 7 - i, ये होगा 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, तो थर्ड रो में क्या है? 1 6 + i होगा, ये 1 - 2i होगा। इस तरह से हम लोग यहां पर देखें कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ, हमने क्या निकाला? मैट्रिक्स निकाला।
इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लें, समझ लें। बाकी हम लोग और भी नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एग्जाम के लिए, और उनका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। एनडीए वगैरह में तो हमेशा आता है, अगर कभी कभी मेंस में भी उससे डायरेक्टली जो पॉइंट हम आपको लिखवाएंगे उस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाएगा। अभी आप लोग को कम से कम उतना जरूर पढ़ना है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग जब YouTube पे लेक्चर सुनोगे तो बढ़ा बढ़ा के नहीं सुनोगे, प्लीज ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप इसको सुनते जाओगे, नोटबुक में नोट करते जाओगे, जहां प्रॉब्लम होगा उसका फिर आपका एक लाइव क्लास भी यहां पर अवेलेबल है। उस लाइव क्लास में आपका जो भी डाउट है अपना डाउट क्लियर करोगे। इनका प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत बेसिक छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है खुद वो अपने बराबर हो जाएगा। जैसे जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिखे, फर्दर उसका ट्रांसपोज लिख दिया, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होगा। सेकेंड इनका प्रॉपर्टीज होता है ए प्लस बी, मतलब दो मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया, मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड किया और इनका ट्रांसपोज निकाल लिया, या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज के। मतलब उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज निकाले या इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऐड निकाले, वो दोनों आपस में बराबर होगा। प्रॉपर्टीज थर्ड, लैम्डा इंटू ए का होल ट्रांसपोज होगा लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज। ये डैश या टी, आप इसको ए डैश या ए का पावर टी से लिख सकते हो, दोनों का मतलब ट्रांसपोज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज 4 है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं, आप लोग डिस्कस कर लेना, आप लोग अपने घर पे बना लेना। आपके बुक में भी कुछ कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स ए में सपोज है 1 2 4 6, मैट्रिक्स बी में है 1 0 2 1। क्वेश्चन रहता है वेरीफाई दैट या सो दैट, आपको यहां दिखाना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मैं स्टेप्स बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बना लेना होगा। मैट्रिक्स ये ए है ये बी है, तो सबसे पहले हम ए बी इवेलुएट करेंगे। ए बी इवेलुएट करना आपको अच्छे से आता है। जो ए बी आएगा उनका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ये अपना LHS होगा। फिर यहां पे सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली दिखा देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस कर लेना होगा। आज हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड देयर प्रॉपर्टीज। अगला लेक्चर में हमें लगता है कि मैक्सिमम हम लोग का थ्योरी ही रहेगा। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग का जो लेक्चर क्लास है उसमें हम लोग का न्यूमेरिकल बहुत कम रहेगा। तो आज तक के लेक्चर में जितना भी न्यूमेरिकल कराया गया है उन सारे न्यूमेरिकल को ऑनेस्टली आप लोग प्रैक्टिस करें। आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का लगभग आइडिया हमने दे दिया, पूरा हमने क्वेश्चन भी आपको बता दिया। थैंक यू।